अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तबलीगी जमात ने हमको क्या दिया और तबलीगी जमात से हमारे गाँवों, हमारे शहरों, हमारे मुल्कों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा, तबलीगी जमात की वजह से हमको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और इसका रीज़न सिर्फ इतना है, अभी ये जो सऊदी गवर्नमेंट का तबलीगी जमात से रिलेटेड मामला सामने आया है, तब से मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको तबलीग के बारे में कुछ भी नहीं समझता है, वो भी तबलीग के टॉपिक पे वीडियोस बना के डाल रहे हैं। बहुत सारे लोग उससे रिलेटेड आर्टिकल्स लिख रहे हैं। बहुत से लोग उन वीडियोस के नीचे जो कमेंट कर रहे हैं, उनको बेचारों को पता ही नहीं है तबलीगी जमात क्या है, इस जमात ने क्या किया हुआ है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये तबलीगी जमात एक नॉन पॉलिटिकल जमात है। इसका सियासत से कभी भी कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, जबकि ये जमात हमारे देश की आज़ादी से तकरीबन 21-22 साल पहले ही बन चुकी थी। उसके बाद भी तबलीगी जमात ने कभी भी किसी मसले के अंदर कभी कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि इस जमात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि समाज सुधार कैसे हो, समाज के अंदर एक लोगों को अच्छा इंसान कैसे बनाया जाए, और मुसलमान है तो उसको एक सच्चा और पक्का मुसलमान कैसे बनाया जाए। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जमात से पहले हमारे गांव कैसे रहते थे, हमारे शहरों का नक्शा कैसे होता था, और आज जमात की बरकत से हमारे गांव, हमारे शहरों, बस्तियों के नक्शे कैसे बदल गए। क्योंकि ये मेरा मैसेज कॉमन है, इसे हमारे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम सब भाई सुनेंगे, तो मैं सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ ताकि उनके दिमाग में ये बात बैठे कि तबलीगी जमात वाकई में भी इसका हमारे समाज पे कितना बड़ा एहसान है। देखो, तबलीग से पहले जिन लोगों की एज आज 40 साल 45 साल है, वो अपने बचपन में जाकर देखें, यानी आज से तकरीबन 30 साल पहले, 35 साल पहले, तो आपको नज़र आएगा हमारे यहाँ पे जुआ, शराब और जो यानी लड़ाई झगड़े ये आम हुआ करते थे। और जुए का तो ये आलम था कि कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहाँ पे मटके की दुकान ना हो। मटका यानी एक मटका तो ऐसा होता है पानी पीने का, वो मटका नहीं बोल रहा हूँ मैं। एक मटका होता था पहले ज़माने में, उसके आंकड़े आते थे और वो आंकड़े लिख के जो है ना ऐसा लटकाए जाते थे वो दुकान के बाहर। वैसे मटके की दुकानें गलियों गलियों के अंदर थी। और कैरम के क्लब, कैरम जो है ना, कैरम के क्लबों के अंदर तो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो चुकी थी। जो कैरम के क्लब में लोग बैठते थे तो उसके बाद उठने का नाम ही नहीं लेते थे। वहीं खाना हो रहा है, वहीं पानी हो रहा है, वहीं चाय पी जा रही है, बस वो कैरम के क्लब के अंदर मशगूल है। पहले ऐसे जो कैरम के क्लब है ना, वो गली गली में रहते थे। वैसे ही जो मटके की दुकान है, मटके का नाद तो इतना ख़तरनाक था कि उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की दुकानें बर्बाद हो गई, बहुत सारे लोगों के घर बिक गए, बहुत सारे लोगों की खेतियां बिक गई, बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए वो मटके के चक्कर के अंदर। इसी तरह से उसी ज़माने के अंदर जो नशे की भी चीज़ें हैं वो आम तौर पे मिलती थी। ऐसा आज का ज़माना नहीं था, पुलिस वगैरह का इतना स्ट्रिक्ट मामला नहीं था वो ज़माने के अंदर, बल्कि भाईगिरी, दादागिरी, गुंडे, और इसी तरह से जो है सिनेमा हॉल भी जो होते थे, अगर आप देखोगे उस ज़माने के अंदर तो औरतों की अलग से लाइनें होती थी सिनेमा हॉल के अंदर, और उसमें भी ख़ास तौर पे बुर्क़े वाली औरतें। बड़े बड़े जो सिनेमा हॉल होते हैं, बुर्क़े वाली औरतें, आप सोचो आज के ज़माने में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में तो अगर कोई बुर्क़े वाली औरत अकेली बाइक पे भी जा रही है या किसी मर्द के साथ भी जा रही है, लोग उसको भी पकड़ के पूछते हैं कौन है बोल के। आज का ज़माना ऐसा है। वो ज़माना ऐसा था कि खुद औरतों की एक पूरी लाइन लगती थी सिनेमा हॉल के अंदर, बुर्क़े वाली औरतें, गोद में बच्चा है और माशाल्लाह खाला जान खड़े हुए हैं, फिर पीछे ऐसी पूरी लाइन लगती थी सिनेमा हॉल के बाहर, बुर्क़े वाली औरतें। और फिर आम औरतें भी उसके अंदर होती थी, मर्द भी उसके अंदर होते थे। यानी मुसलमानों के माहौल में ऐसा था कि किसी शहर को अगर आप चले गए, वहाँ जाने के बाद सबसे पहला सवाल यही होता था वहाँ से आने के बाद कि भाई वो शहर को जब आप गए तो वहाँ के कितने थिएटर में आप गए थे, कितनी फिल्में आपने देख कर आए। मतलब ऐसा होता था जैसे कहीं पे आप ज़ियारत के लिए गए।
और ज़ियारत से आपकी वापसी हुई तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितनी जगह पे आपने जाके ज़ियारत की और कहाँ कहाँ पे गए थे और कहाँ कहाँ पे दुआ करे और कहाँ कहाँ पे मन्नत मांगे और कहाँ कहाँ पे क्या क्या किए और कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ के आए। इस तरह से सवाल होता था और लोग फ़ख्र के तौर पे बताते थे, क्या हम वहाँ गए थे, हमने वो फ़िल्म देखे, हमने ये देखे। वो थिएटरों के अंदर पैर रखने को जगह नहीं होती थी, ऐसा माहौल था। लोग खाना नहीं खाते थे लेकिन फ़िल्म देखने को इतना अहम समझते थे अपने लिए। लेकिन अब ये तबलीग की मेहनत आहिस्ता 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 जब हमारे गलियों में, हमारे मोहल्लों में आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो सारी खुराफात को गाँवों से, देहातों से, बस्तियों से, शहरों से ख़त्म किया। आहिस्ता आहिस्ता मटके ख़त्म हो गए, कैरम के क्लब ख़त्म हो गए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो थिएटरों का माहौल ख़त्म हो गया। अब मैं ख़ुद देखता हूँ, कभी मैं वैसे इलाक़ों में सफ़र करता हूँ जहाँ पे कभी मटके और कैरम की दुकानें होती थी, आज माशाल्लाह वहाँ पे फ्रूट का गाड़ा खड़ा हुआ है और पीछे जो है कोई दुकान है, माशाल्लाह लोग ख़रीदारी। वो पूरे इलाक़ों में ऐसा सुनने को भी नहीं मिलता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे कभी जो है जगह जगह पे कैरम के क्लब होते थे। अब वो आज कैरम का ज़माना ही ख़त्म हो गया। अब जो है वो जो मटके की दुकानें थी वो तो सुनने को, देखने को भी नहीं है पता कि कहाँ है और किधर उनका वजूद है। सिर्फ़ ये तबलीग की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे तमाम लोगों के सरों पर आज टोपियाँ आ चुकी है जो कभी ख़ुद मटका चलाया करते थे, आज वो नमाजी बन गए हैं। आज वो अपनी औलादों को हाफिज़ कुरान, आलिम दीन बना रहे हैं। वैसे लोगों के बेटे, उनके घरों का माहौल अल्लाह ने बदल दिया, वो हलाल के कारोबारों में आ चुके हैं। ऐसे ही जो बड़े बड़े थिएटर होते थे, अभी एक शहर में मेरा सफ़र हुआ और मेरे एक शागिर्द मुझे बाइक के ऊपर कहीं लेके जा रहे थे, तो मैंने वहाँ पे एक थिएटर का बोर्ड देखा। तो मैंने उनसे सवाल किया, मैं बोला यहाँ पे कोई थिएटर है क्या? बोले नहीं मुफ्ती साहब, किसी ज़माने में हुआ करते थे, ख़ुद अपने ईमान वाले भाई साहब का था और बड़ी यहाँ पे जो है ऐसी लाइनें, रशें होती थी। सब बंद हो गए, सब ख़त्म हो गए, अब कोई जाता भी नहीं बोले उधर, सब ख़त्म, सबके नामो निशान ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह तबलीग की बरकत से ऐसा माहौल बना दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बचपन में हम देखते थे, ख़ुद मैंने मेरी ज़िंदगी की पहली जो तरावीह की नमाज़ सुनाया वो सिर्फ़ 10 पारे थे कुरान करीम के, सिर्फ़ 10 पारे मैंने सुनाया था। और वो जो 10 पारे मैंने सुनाया था, मुझे याद है अच्छी तरह से, हमारे गांव के अंदर कब्रस्तान के बाजू में ही जो है एक मस्जिद किसी ज़माने में हुआ करती थी, मलिक अंबर के ज़माने में। और वो जो मस्जिद हुआ करती थी मलिक अंबर के ज़माने की, उस मस्जिद का पूरा ऊपर का छत, उसके पिल्लर वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ़ एक चबूतरा बाकी रह गया था। और वो चबूतरे पे बैठ के लोग पत्ते खेलते थे, वो चबूतरे पे बैठ के लोग तंबाकू खाते थे, बीड़ियाँ पीते थे, सिगरेट पीते थे। मतलब वो चबूतरा आम लोगों की एक बैठक बन गया हुआ था, हालांकि वो चबूतरा मस्जिद का था। तो हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग थे, मैं मदरसे से रमज़ान की छुट्टियां हुई और मेरे सिर्फ 10 पारे हुए, मैं घर गया तो वो आए हमारे घर पे, पहला ही दिन था, उस दिन जो है चाँद नज़र आया और आके जो है वो कहने लगे, अरे बोले आज जो है अपने को यहाँ पे फ़ुलानी जगह पे जो है तरावी पढ़ाना है। मैं बोला ठीक है चलेगा, मसला नहीं कुछ, मैं आऊँगा इंशाअल्लाह। तो मुझे याद है वो जगह, आज तो वहाँ पे पूरी बस्ती आबाद हो चुकी है। हमारे बचपन में जो है हम आधा किलोमीटर दूर एक लालटीन लेकर, जो लालटीन होती है, कंदील जिसे कहते हैं, वो दूसरे हाथ में डंडा लेकर खुद मैंने मेरे ज़िंदगी की पहली जो 10 पारों की तरावी पढ़ाया हूँ उस चबूतरे के ऊपर, जो मस्जिद का चबूतरा हुआ करता था, लेकिन लोगों ने उसको जुए का अड्डा बना दिए थे और वहाँ बैठ के पत्ते खेलते थे। उसकी शुरुआत वहाँ पे हुई, लेकिन फिर जब रमज़ान ख़त्म हो गया और हम मदरसे में चले गए तो गांव के जो दावत का काम करने वाले साथी हैं, उनके अलावा जो ज़िम्मेदारान हैं, फिर वो मौलाना ग़ुलाम साहब के पास में गए, उनसे दरख्वास्त की, रिक्वेस्ट की कि ये जो जगह है किसी ज़माने में मस्जिद हुआ करती थी, मौलाना ने वहाँ पे मस्जिद बनाने की जो है इजाज़त दे दी। और दूसरे साल जब मैं आया, मेरे 20 पारे हो गए थे, फिर भी मैंने वहीं पे तरावी सुनाया था, लेकिन माशाल्लाह वो पूरी एक आलीशान मस्जिद बन चुकी थी। वो चबूतरा जो बादशाहों के ज़माने की मस्जिद थी और जो ख़त्म हो गई थी, यही दावत की मेहनत करने वालों ने वहाँ पे वापस से दोबारा से मस्जिद को तामीर कर दी है मौलाना ग़ुलाम साहब की मदद से।
ये सिर्फ एक गांव का मसला नहीं, आज वही मस्जिद जो है ना हमारे गांव का मरकज़ है, वो सिर्फ ये एक गांव का मसला नहीं है। आप कई गांवों में देखो, हमने अपने बचपन में देखा है मस्जिद में एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी नमाज के लिए आते थे। आज वैसी मस्जिदों में पैर रखने के लिए जगह नहीं है। पैर रखने के लिए, जिस गांव में हमारी तालीम हुई, बचपन में हमने जहाँ पे पढ़े, हम खुद देखते थे वहाँ भी पुरानी बादशाहों के ज़माने की मस्जिद है, मुश्किल से 2 सफ़ 3 सफ़ होते थे। अभी दरमियान में मेरा वहाँ पे सफ़र हुआ, मैंने ज़ोहर की नमाज में देखा कि जुमा की तरह से, और वो मस्जिद जो है पहले से 4 गुना ज़्यादा वसी की गई है, फिर भी जो है बाहर तक लोग हैं। ये किसकी बरकत है? ये इसी तबलीग के मेहनत की बरकत है। ये इसी तरह से पहले ज़माने में ज़कात क्या है किसी को पता नहीं था। लोग जब इस काम के अंदर लगे तब ज़कात देने का भी एक मिजाज बना, और वही ज़कात देने के मिजाज की वजह से आज हम देखते हैं अपने गाँव में, बस्ती बस्ती में जो मदरसे कायम हो चुके हैं, और वो मदरसों को चलाने वाले कौन, मदरसों को चंदा देने वाले कौन? यही तबलीग का काम करने वाले। आप देखो, सबसे ज़्यादा चंदा अगर मदरसों को कोई देता है तो वही लोग देते हैं जिनको अल्लाह ताला ने तबलीग के काम से जोड़ा, और जब तबलीग के काम में लगे तो उनको पता चला कि भाई अपने माल की ज़कात भी देना चाहिए। और जब अपने माल की ज़कात देने लगे तो माशाअल्लाह आज गांव में मकतब चलाना आसान हो गया, मदरसा चलाना आसान हो गया। आज इतने बड़े बड़े जो मदरसे चल रहे हैं वो इसी काम के मेहनत की बरकत है। ये इसी तरह से हाजियों को हम देखते थे हमारे बचपन में। एक हाजी अगर एक गांव से जाता था ना, पूरे ज़िले से पता चलता था, भाई ज़िला इतना बड़ा है तो पता चलता था कि भाई पूरे ज़िले से 5 हाजी गए। उनको छोड़ने के लिए सैकड़ों लोग आते थे स्टेशन के ऊपर, और उनको हार पहनाए जाते थे और उनका इस्तकबाल होता था, और ऐसा यानी एक माहौल होता था। लेकिन आज देखो, अगर आप देखेंगे तो हज के लिए भी सफ़र करने वालों में आपको अक्सरियत उन लोगों की नज़र आएगी जब तबलीग के काम में लगे और पता ये चला कि आपके ऊपर हज फ़र्ज़ हो चुका है। तो आज नौजवान भी हज के लिए जा रहे हैं। पहले तो बड़ी उम्र के बूढ़े जो है वो जाते थे, नौजवान बच्चे भी, वो भी पूरी फैमिली के साथ हज के लिए, और नंबर नहीं लग रहे हैं आज वेटिंग लिस्ट के अंदर जो है नाम है, और 3 साल 4 साल के बाद में नंबर लग रहे हैं। ये काई की बरकत है मेरे भाई? आप बताओ। मैंने जैसे आपको बताया तबलीग से पहले हमारे गांव कैसे थे और तबलीग के बाद हमारे गांवों का नक्शा। अब मैं आपको एक और मिसाल देके अपनी बात को ख़त्म करता हूं। बम्बई के जोगेश्वरी इलाके में एक पूरी की पूरी सोसाइटी है, उसका नाम है मोमिन नगर। उसके अंदर तकरीबन 4000 मकानात है, और वो 100% तबलीग वालों के हैं। वो सारे के सारे लोग तबलीग के काम से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लोग तबलीग का काम करते हैं, और बहुत बड़ी सोसाइटी बनी हुई है वो। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, उस एरिया के जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, उन्होंने मीडिया को एक इंटरव्यू दिया, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि बोले देखो, हमारा ये जो जोगेश्वरी का इलाका है, वो पूरे इलाके के अंदर आज 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ये सोसाइटी से एक भी कंप्लेन कभी पुलिस स्टेशन में नहीं आई। ना किसी 2 लोगों के झगड़े के बारे में, ना कभी मियाँ बीवी के झगड़ों के बारे में, ना कभी 498 के केसेस के बारे में, ना उस इलाके के अंदर आज 15 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जो है इनकलाब में पढ़ा था। अगर मुझे वो न्यूज़पेपर की कटिंग मिलती है ना तो मैं वो भी जोड़ दूंगा साथ में, मुझे याद है अच्छी तरह से। उसके अंदर उन्होंने ये बताया, उस एरिया के पुलिस ऑफिसर का कहना ये था कि हमारे ये जो सोसाइटी है आज तक इसका रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड क्यों बना? जब तहकीक किए तो पता चला कि वहाँ रहने वाले 100% लोग तबलीग के काम से जुड़े हुए हैं। मैंने किसी से पूछा, मैं बोला भाई आप लोग तबलीग के काम से कैसे जुड़े हुए हैं? बोले मुफ्ती साहब, हम लोग पहले बहुत गरीब लोग थे, बम्बई में हम लोग टांगा चलाते थे, पहले टांगे चलते थे। बोले हम लोग टांगे चलाते थे, और जब ये तबलीग का काम नया नया आया तब तक तो हमारे भी अक़ीदे वगैरह कुछ पता नहीं था कि एक मुसलमान कैसे होता है, मुसलमान की ज़िंदगी कैसे होती है। फिर हमारे जो बाप दादा थे उन्होंने टैक्सी चलाना शुरू कर दी है, लेकिन तबलीग के काम में लग गए। अब तबलीग के काम में लगे तो ज़िंदगी का नहज सुधर गया।
अब आमदनी का ज़रिया भी हलाल हो गया, ख़र्चे के रास्ते भी सही हो गए कि कहाँ से कमाना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। जब ये पूरा सिस्टम बना तो पैसा बचने लगा। अब दूसरे कारोबारों के अंदर उन्होंने वो पैसा लगाए और वो लगाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दीन दुनिया दोनों एतबार से उनको ऐसे नवाजा जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो बहरहाल ये पूरे सबक का ख़ुलासा सिर्फ इतना ही है, जो हमारे बहुत सारे भाई कमेंट्स कर रहे थे भाई तबलीगी जमात क्या है, ये लोग क्या करते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना ही बताना था कि तबलीग से पहले हमारे गांव कैसे रहते थे, जहां मैंने बताया आपको मटका, जुआ, शराब और सिनेमा हॉल और थिएटर आम हुआ करते थे। आज वही तबलीग की बरकत से आपको पूरे पूरे गांव में एक भी कैरम का क्लब नहीं मिलेगा, एक भी मटके की दुकान नहीं मिलेंगी, एक भी शराब की दुकान नहीं मिलेंगी, एक भी थिएटर नहीं मिलेगा। और माशाअल्लाह आज जो है मस्जिदें आपको आबाद मिलेंगी और समाज को तबलीगी जमात ने इतना बड़ा सुधार दिया है। तो मुझे आप बताओ, क्या ये तबलीगी जमात का हमारे समाज के ऊपर एहसान नहीं है? बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह ताला हम तमाम को इसकी समझ अता फरमाए और हम तमाम को ये काम करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।